आत्मजीत जी देखिए, इसमें मल्टी एंगल्स हैं। समबडीज फूड इज समबडीज पॉइजन, ये दुनिया का नियम है। अभी इसमें देखिए, दो लोगों ने पूरा इसका रुख बदल दिया। काफी फैक्टर्स एक वीक के अंदर जो चेंज हुए। पहले तो आप देखिए, जो नेटो का रवैया बदल गया। अब नेटो में आप देखने जाओ तो जो 32 कंट्रीज हैं, उसमें से जो मेन प्रिंसिपल कंट्रीज हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, कनाडा और टर्की, इन लोगों ने अपना रुख बदल दिया। उसमें देखिए, जो इसमें फायर ऐड कर दिया, दैट वाज कि उसने पोप का जो स्टेटमेंट कर दिया है ट्रंप ने। 60 कंट्रीज वर्ल्ड में ऐसी हैं जिसमें कैथोलिक मेजोरिटी है, और वो डिसिसिव फैक्टर है वहां पर। अब ऑब्वियस है कि ये कंट्रीज जो हैं वो हिम्मत नहीं करेंगे कि अभी वो ट्रंप के फेवर में ओपनली जाए, तो वो अपना लोकल बेस खो देंगे। अब ये रवैया चेंज होता है। आप देखिए, अभी एक मैसेज आया कि नीदरलैंड्स ने 2 इजराइल के मिनिस्टर्स को एंट्री देने से मना कर दिया। दे हैव बीन सेंट बैक फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो ये जो एक शिफ्ट हो रहा है मेजर, इसमें दो बड़े कारण क्या है कि आप देखिए, दो युद्ध चल रहे हैं। एक डिप्लोमेटिक युद्ध चल रहा है रशिया और चाइना की तरफ से, और एक युद्ध चल रहा है अमेरिका की, वो स्ट्रेटेजिकल जो फिजिकल वॉर है। अब इसमें कौन स्मार्ट मूव कर रहा है? आप देखिए, हंगेरी का चेंज होना, और वहां पे जो ज्यूज लॉबी उस पे हावी थी, और वो नेतन्याहू का बहुत क्लोज फ्रेंड था, वो 16 साल से यही कर रहा था कि उसको ऐसे लगा कि अब उसको कोई नहीं हटा सकता है। तो उसने सारी एजेंसीज, एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन सारा अपने हाथ में लेके वो मैनिपुलेट करते करते बैठता रहा। कभी भी फेयर इलेक्शन नहीं हुए, और फिर करप्शन इतना बढ़ गया कि अल्टीमेटली पीपल वेंट अगेंस्ट देम। अब उसमें सैबोटेजिंग 100% हुआ होगा, कुछ माइंड चेंज भी हुआ होगा। अब इसके चले जाने से क्या हो गया कि इन्होंने यूरोप का, अमेरिका ने जो पाइपलाइन रोका था रशिया से यूरोप का, यूक्रेन के थ्रू जो पास होता था, इसलिए कि यू जो है वो दब के बाद में गैस और ऑयल पे डिपेंडेंट अमेरिका पे हो जाए। अब वो हुआ नहीं। इसमें ये चैप्टर खुल गया कि जैसे हंगेरी खुल गया है, तो इसका जो टर्क लाइन जो पहले पुराना चल रहा था, उसको ये चालू करेगा। और ये इसलिए यूओ का जो यूरोपियन यूनियन का रवैया है, वो धीरे से रह के रशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दे वांट टू नाउ टॉक बिजनेस। और रशिया का बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि युद्ध शुरू होने से पहले वो 37 बिलियन डॉलर का जो क्रूड और गैस बेच सकता था, ही हैज स्टार्टेड अर्निंग पर डे 270 बिलियन डॉलर्स। उसका रीजन है कि वो धड़ल्ले से बेच रहा है, अपने भाव से बेच रहा है, और उसकी कोई ट्रांसपोर्टेशन पे रोक टोक नहीं है। एवरीथिंग इज फ्री नाउ। तो अब जो रशिया को रिकवरी का स्टेटस मिला है, वो करेगा। चाइना को कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि चाइना को देखिए तो ही हैज ऑलरेडी गॉट हिज गैस एंड ऑयल पाइपलाइन फ्रॉम देयर। वो बता रहा है अपनी शिपें जा रही हैं, और वो रियल सुपर पावर है। उसने वो 2 दिन में दिखा दिया कि सारी आपकी वार्निंग्स के बाद भी वो धड़ल्ले से उसकी शिपें आगे बड़ा झंडा चाइना का निकाल के लगी हैं। नोबडी डेयर टू स्टॉप हिम। तो ये देखिए अब, और इसमें और एक मूवमेंट क्या आ रही है कि अभी ये नेक्स्ट राउंड में इस्लामाबाद में बात करने को शुरू हो गया है। लेकिन ऐसा मैसेज है कि ही वांट्स टू अदर पीपल टू ज्वाइन, दैट इज इजिप्ट, टर्की, सऊदी अरेबिया। ये सबको वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग भी साथ में आइए, क्योंकि ट्रंप वांट्स टू कम देयर। तो ये आएगा तो ऐसा माना जाता है कि शायद ईरान के प्रेसिडेंट भी आएंगे। अब इसमें देखिए, ही वांट्स टू सी कि चाइना और रशिया कहीं से इन्वॉल्व हो जाए। इस पे ये बात अटकी हुई है कि अभी रशिया और चाइना अगर इन्वॉल्व होते हैं तो इसको एक बहुत अच्छा इज्जत से एग्जिट मिलेगा। इसका यही हो सकता है। नाउ ही हैज लॉस्ट द वॉर। अब वो लड़ाई से तो रह गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया पे आज भी दोस्ती ईरान से, उसने जो नुकसान करना था वो कर दिया। फिर उसने कॉम्पेंसेशन भी ईरान ने सब पे फाइल कर दिया यूएन में कि भाई जो जितने कंट्रीज जीसीसी के हैं, उन्होंने भी जो उनको प्लेटफॉर्म यूज करने दिए थे, तो दे आर ऑल्सो लायबल फॉर पेइंग अस द कॉम्पेंसेशन। एक ये फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ाने के बाद उसने अभी तक सऊदी अरेबिया की जो रेड सी वाली सप्लाई लाइन है ऑयल की, वो बंद नहीं करी है। क्योंकि हुतियों को अगर वो बंद करना है, बबल बंदर, तो वो तो 2 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन दैट इज एन सेफ पैसेज गिवन टू सऊदी अरेबिया। तो उसके भी तो आधा ही धंधा, लेकिन वो चल रहा है। अभी आप देखिए तो जहां पे ये बोल रहा था कि भाई आप वाटर्स पे मोनोपोली नहीं कर सकते हो, तो वहां पे ईरान ने बोल दिया कि भाई कतर और हम दोनों ही तो इसमें पार्टनर हैं गैस में। तो दोनों के टेरिटोरियल वाटर्स अगर 22 किलोमीटर भी पकड़ लो, जो टोटली 22 किलोमीटर नॉटिकल माइल है, तो वो दोनों का हक तो टेरिटोरियल वाटर्स में रहा। दे कैन नॉट इवन गो टू द यूएन एंड से कि भाई ये इस पे चार्ज नहीं कर सकते। तो ईरान तो ऑलरेडी अपने रेट्स चार्ज करके रिकवरी कर रहा है, ये उसको रोक नहीं पा रहा है। और ये जो हिम्मत कर रहा है अभी कि मैं वहां जाके इनको रोकूंगा, अभी मैं ट्रिपोली आ रही है, न हमारे प्लेन आएंगे, न इसमें मूवमेंट करेंगे, बम्बार्डिंग करेंगे,
आई थिंक दैट गेम इज नाउ ओवर। ये नहीं कर पाएगा क्योंकि हुतीज जितना शांत बैठे हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, ये ही ऑल्सो नोज। और दे हैव गॉट इवन मिसाइल्स लाइक फतेह। अब आ गया लेबनान के वहां पे आइए तो इसको लगा कि भाई ईरान पे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो व्हाई डोंट वी सी कि भाई लेबनान को खाली कराया जाए। इसको तो अभी भी वो ग्रेट इजराइल का जो भूत चढ़ा हुआ है नेतन्याहू के सर पे कि मैं गाजा भी ले लूंगा, वेस्ट बैंक भी ले लूंगा, इजिप्ट के भी पोर्शन ले लूंगा, सीरिया के भी ले लूंगा, ईरान के भी ले लूंगा। अब वहां से इसकी गेम सेटल होनी नहीं है, वो जानता है, लेकिन ही इज इनटू फिक्स नाउ। अब अमेरिका को उसमें से कैसे निकलना है, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है। अभी अगर ये कंटिन्यू करता है तो ट्रंप तो कहीं का भी नहीं रहेगा नवंबर में, दैट इज श्योर। वो देखने के बाद अब ये सडनली रेडी हो गया कि मैं बात करके उसमें से निकलूं। लेकिन दिक्कत क्या, ईरान ने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि तुमको बंद करनी है तुम करो। ईरान करेगा कि नहीं करेगा, नोबडी नोज, क्योंकि नाउ दे हैव डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन। क्योंकि इजराइल हर हमेशा अभी भी बोल रहा है कि हमारा अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ है, तो अगर जब तक इजराइल नाम का खतरा खड़ा है, अमेरिका की किसी भी कॉम्प्रोमाइज की उस पर रिलायबिलिटी तो रहेगी नहीं। सो थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन इकोनॉमिकल एडवांटेज जो रशिया और चाइना अभी ले रहे हैं, वो अपना डोमिनेंस बढ़ा रहे हैं और वो अपने ग्राउंड पे प्रूव भी कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू शिफ्ट द पावर सेंटर, ये भी तय हो गया है। तो हंगेरी का जाना और टर्की का रवैया चेंज करना, ये पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को एक नया एंगल दे रहा है। और नाउ थिंग्स विल कम इनटू अ स्ट्रॉन्गर वे, इन अ बेटर वे, ये हम होप कर सकते हैं। जी देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि ऑयल की पूरी इकोनॉमी पाकिस्तान की 2 नंबर के ईरान के ऑयल पे ही चलती है। बलूचिस्तान को थोड़ा बहुत अगर कंटेन करके रखना होता है तो उस तरफ ईरान है। अगर ईरान खुल के बलूचिस्तान के फेवर में नहीं आता है तो दैट इज इनके उनके टर्म्स तो अच्छे ही हैं। अब द रीजन उसने 30,000 आर्मी को भी ग्वादर पोर्ट के आसपास ईरान के बॉर्डर पे ये बोलता है मैं भेज रहा हूँ, व्हाई? बिकॉज ही हैज गॉट एन सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया। अब ये स्मार्ट मूव ये है कि वहां पे आर्मी भी बैठी है और आपका नेवल स्ट्रेंथ भी वो आप बढ़ा रहे हो। द रीजन इज कि अमेरिका की जवान पे एतबार नहीं है। अगर वो सडनली अटैक कर देता है, जैसे उसने ईरान में रिपीटेडली करा है कि एक तरफ शांति की बात चल रही हो, दूसरी तरफ वो अटैक कर रहा है, तो अगर वो उनके पास आने का रास्ता एक रेड सी का ही है, रेड सी में आके अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स नहीं तो ये गल्फ ऑफ ओमान अगर बंद करने की कोशिश करेंगे, तो इसका डबल अटैक ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया का ही धंधा खराब होगा। तो ऑब्वियस है कि सऊदी अरेबिया का धंधा खराब करने वाले पे अटैक तो पाकिस्तान उसी पे करेगा, ईरान पे उसको अटैक करने का कोई मतलब नहीं है। और उनके लीडरों ने रेगुलरली स्टेटमेंट दिया कि भाई अभी हम लोग जैसे हमारे इस्लामिक भाई हैं तो हम उनपे तो हम अटैक नहीं करेंगे। और वैसे भी आप देखिए तो उसका कोई बड़ा डिस्टर्बेंस ईरान और पाकिस्तान के बीच में कभी रहा ही नहीं है, क्योंकि उनका भी काम चल रहा है, इनका भी काम चल रहा है। और दे आज इकोनॉमी इज अ बिगर सॉल्यूशन देन एन वॉर डिप्लोमेसी। तो इनको ये अभी मैं समझता हूँ अभी भेजने का अमेरिका पे प्रेशर बढ़ाना है कि अगर तुम्हारी वॉरशिप्स आ जाती हैं रेड सी में से होके, तो आप समझ लेना कि सिर्फ यहाँ से यमन अटैक नहीं करेगा, उस तरफ से पाकिस्तान भी कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीमेसी अब उनको भी पता है कि इनडायरेक्टली चाइना उनको हेल्प कर रहा है, रियल टाइम फुटेजेस मिल रहे हैं। तो जो ईरान ने उसका रिएक्शन दिखाया उससे चाइना और ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, चाइना के पास पाकिस्तान के पास एक पावरफुल एयरफोर्स है। तो मैं समझता हूँ ये डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसलिए वो जैसे अमेरिका प्रेशर बिल्डिंग कर रहा है कि अभी ट्रिपोली आ रही है, अभी ड्रोन्स एंटी ड्रोन्स मेरी शिप आ रही है, अभी मैं तो ये जैसे धमकियां दे रहा है, ऐसे और एक भी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन आई डोंट थिंक दिस विल बी अगेंस्ट ईरान। डेफिनेटली सऊदी अरेबिया का जो थोड़ा बहुत बिजनेस चल रहा है ईस्ट वेस्ट लाइन से, उसको डिस्टर्ब ना करे अमेरिका। उसी चक्कर में ये पाकिस्तान भी उसको एज पर एग्रीमेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए आ गया है। जी, Turkey has long served as critical intermediary in Russian gas flow to Europe via Turk Stream pipeline. हम लोग को ये शुरू से पता है। इसमें यूक्रेन बाईपास हो जाता है। 16 बिलियन क्यूबिक मीटर एनुअली हंगरी, स्लोवाकिया, सर्बिया और बाल्कान स्टेट में ये गैस जाती है। टर्की इज नॉट बाउंड बाय यूएस सैंक्शंस और रशियन ओरिजिन सर्टिफिकेट्स, डिस्काउंटेड रशियन गैस की नॉन रशियन ओरिजिन सर्टिफिकेट्स टर्की इशू कर देता है। टर्की का बड़ा रोल है इसमें, जिसने इजराइल की मजम्मत की है ईरान के अटैक को लेकर, और उन्होंने कहा है कि हम पूरी ईरान की मदद खुलकर करेंगे। रशिया गैस, जैसे कि बताया मैंने, 16 बिलियन क्यूबिक मीटर एनुअली जाती है इन बाल्कन स्टेट्स को और हंगरी को और स्लोवेनिया को। टर्की क्या बड़ा रोल अदा कर सकता है इस सीज फायर एग्रीमेंट में, और टर्की को या हंगरी को इन्वॉल्व किया जाएगा
तो आपको लगता है कि ये मामला सुलट सकता है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो एक बड़ा मामला है जो इस युद्ध में डिप्लोमेसी के थ्रू फंसा हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो वॉर चल रही है और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी से इनकी पाइपलाइंस को निकालना है। तो आपको लगता है हंगरी और टर्की इसमें बड़ा रोल अदा कर सकते हैं इस सारे मामले में? नहीं, उन्हीं के ये डेवलपमेंट से, उसका रीजन है फरवरी 26 में अपना ये ओवरसीज इस्लामिक कोऑपरेशन की अर्जेंट इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी ऑन सब्जेक्ट ऑफ पैलेस्टाइन। अब ये दूसरी मीटिंग ड्यू है बहुत जल्द, और वो लास्ट मीटिंग भी इस्तांबुल में ही हुई थी, और उसके बाद ये चेंज हुआ। तो पैलेस्टाइन पे स्टैंड अब टर्की तो चेंज करने से रहा है, क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट्स का जो इसमें ये चेंज कब से आ रहा है, आप देखिए जो मेजर कंट्रीज हैं, जो ये पोप के कमेंट के बाद जो डिस्टर्ब, फिर उसने अपने आप को जीसस बताने की कोशिश करी है, तो उसमें मेजर कंट्रीज लाइक ब्राजील, मैक्सिको, फिलीपाइंस, यूएसए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, इटली, फ्रांस, कोलंबिया, स्पेन और एक अमेरिका, कोलंबिया। ये देखिए ये स्टेट सब कैथोलिक मेजोरिटी वाले कंट्रीज हैं। अब ऑब्वियस है कि इनका भी तो रवैया चेंज होगा। इनका रवैया चेंज होगा तो अभी ट्रंप के खिलाफ पर्सनली जो एक डेवलपमेंट खड़ा हो रहा है, वहां पे लोकल में भी इसका रेटिंग जो है वो बहुत 27% के आसपास आ चुका है। इजराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ वहां से लोग जैसे भाग रहे हैं खाली करके, क्योंकि वो हमको नहीं बता रहे, लेकिन वहां पे जो प्रैक्टिकली लॉसेस हुए हैं वो तो वो वहां की लोकल पब्लिक जानती है। तो ये देखिए कि इसके बाद अभी अफ्रीका में भी देखिए तो अंगोला, ब्रूंडी, वो भी एक कैथोलिक मेजोरिटीज में, वो कोशिश कर रहे हैं, वो भी इसमें अगर अपना रवैया चेंज करते हैं, देन होल सिनेरियो इज चेंजिंग। अब सब्जेक्ट कितने इकट्ठे हो गए कि इकोनॉमिकल होल्ड नेटो पे से अमेरिका का चला गया है, वो सपोर्ट नहीं करना चाहते, उनको सर्वाइव करना है तो उनको रशिया और चाइना की लॉबी में जाना है। वही हालत है एशिया के अंदर। अभी स्मार्ट मूव और एक कर लिया है चाइना ने कि उसने वियतनाम के लीडर ऑफ अपोजिशन को बुला के 2 दिन जो उसने मीटिंग करी, उसमें इसने कुछ 10 पॉइंट्स पॉजिटिव वो भी दिए कि भाई ऑटोनोमस भी रहेगा। और ये तो आप समझिए बहुत बड़ी गेम क्या है कि कल अगर वहां पे रिजीम चेंज होती है ताइवान में, और ये अगर लीडर ऑफ अपोजिशन लेडी आ जाती है जिसने बहुत अच्छे से एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई आई बिलीव दैट ओशन इज फॉर फिशेस एंड स्काई इज फॉर द बर्ड्स, ये हमको मिसाइल्स और सबमरीन्स नहीं चाहिए, तो उसका उसने अपना एटीट्यूड बता दिया। ये होने से सबसे बड़ा हिडन लफड़ा जो रहेगा कि आपका ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC, जिसकी आज भी मोनोपोली है सेमीकंडक्टर्स में, वो कंपनी इनडायरेक्टली चाइना के कंट्रोल में चली जाएगी, जिसपे ये लोग कूद रहे थे। तो काफी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन अब ये सीधी बात है कि इकोनॉमिकल वॉरफेयर में जो डिप्लोमेसी से खेल रहे हैं चाइना और रशिया, उसके सामने अमेरिका अगर अपना पुराना रवैया वॉर वाला अपना रहा है, दैट इज टोटली फेल्ड। और यूरोपियन यूनियन और इनके निकल जाने से और इनकी लॉबी में आ जाने से अब आइसोलेट करना ये सीधा हो गया कि तुमने इनको, यूरोपियन यूनियन को यूक्रेन को आइसोलेट करना है और इधर की इस्लामिक कंट्रीज को मिलके इजराइल को आइसोलेट करना है, ताकि उनकी औकात में लाके उनको अपना रखा जाए। जी जी, इसमें जो ट्रांजिट होती है गैस, आपने मेरे को एक मैप दिखाया था जिसमें ये यूके, जर्मनी, पोलैंड की तरफ जो गैस जाती है, इसमें यूक्रेन की भी पाइपलाइन है, टर्की की भी पाइपलाइन है, इनको ट्रांजिट फी भी मिलती है और उससे अच्छी खासी इनकी अच्छी खासी पैसे की कमाई भी है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि यूक्रेन के साथ रशिया युद्ध में भी कर रहा है और $1.5 बिलियन उसको देता भी है गैस पाइपलाइन के निकलने के लिए, जिसको उसने ब्लॉक कर दिया है फिलहाल। तो क्या ये ऑल्टरनेट पाइपलाइंस का अरेंजमेंट अब रशिया टर्की के साथ मिलकर करेगा, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड भी वहां खड़ा हो गया है और रशिया और चाइना एक्सेस जो है मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ है। तो क्या ये नई पाइपलाइंस डिफाइन होंगी यूरोपियन यूनियन के लिए, या यूक्रेन जो है इवेंचुअली इन पाइपलाइंस के लिए जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 वाया गैसप्रॉम बैंक जो है उसके लिए वो मान जाएगा? क्या लगता है इसका आपको? नहीं, लास्ट वीक आप देखिए तो मेलोनी के स्टेटमेंट के बाद जेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं एनर्जी पे सीज फायर करने को तैयार हूं उस सब्जेक्ट पे। इसका मतलब ये उस पे ये प्रेशर आ गया है। वही हालत है आपकी देखिए तो, क्योंकि उसको अगर इकोनॉमिकल अभी जो सपोर्ट अमेरिका का है वो नहीं मिल रहा है, तो वो पैसा कहां से लाएगा? अल्टीमेटली ही विल हैव टू गो बैक टू रशिया टू अलाउ, क्योंकि पैसा यूरोप से आना है। तो ये वहां पे भी समझौता होने की सिचुएशन आ ही गई है, क्योंकि ही नाउ कैन नॉट सस्टेन अगर अमेरिका से फंडिंग बंद हो जाता है, क्योंकि वो कितनी जगह लड़ेगा। हंगेरी का पोजीशन देखिए तो हंगेरी के पास ऐसा कुछ भी कोई नेचुरल रिसोर्सेज या ऐसा कुछ नहीं है जिसपे वो कर सकता है। एग्रेरियन स्टेट है, वो खाली अपनी किसानी कर सकता है।
तो और उसमें बहुत पहले यूरोपियन यूनियन को कटर करने के लिए सबसे बड़ी बैटरी की फैक्ट्री ऑलरेडी चाइना ने डाल के रखी हुई है हंगेरी में, जिसकी एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा वो चाइनीज कंपनी दे रही है। तो वेयर डज द हंगेरी स्टैंड? अगर वहां से चाइना विड्रॉ करता है तो इट विल गेट, तो इन्होंने बहुत ही स्मार्टली सबको इकोनॉमिकली उसमें फंसा के रखा हुआ है कि दे कैन नॉट चेंज देयर माइंड इफ दे आर गोइंग टू सेक्रीफाइस देयर कंट्रीज इकोनॉमी। ये हो नहीं पाएगा। अब हंगेरी निकल जाने के बाद अब यूक्रेन इस जगह में अकेला फंसा हुआ है दोनों तरफ से, यहाँ से यूरोपियन प्रेशर है, वहां से रशिया और चाइना का प्रेशर है। तो बहुत जल्द इसका भी तो रास्ता इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब इसको कमाई करनी है। देन ही विल हैव टू वेट, क्योंकि इसको ऐसे था कि वॉर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और अभी आप सर्च करें कि भाई बहुत सस्ते में जमीन लेने वाले यूक्रेन में कौन, बिगेस्ट कंपनी इज ब्लैकस्टोन, और बिल गेट्स वगैरह सारे उधर इन्वेस्टमेंट करने गए थे। इनका तो इरादा यही होता है, सेम डिड दे विद गाजा। गाजा में जैसे युद्ध हुआ तो इनको लगा 15-20 दिन में गाजा फ्लैट कर देंगे, और जो रिवेरा बनना है इसके दामाद का, क्रोसनर का, उसमें भी ये सारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए रेडी हो गए कि हम लोग वहां पे होटलें बनाएंगे। उन्होंने तो टेंडर्स इनवाइट करना शुरू कर दिए थे। यही पोजीशन की यूक्रेन हुई। अब ना यूक्रेन बंद हो सका और ना आप गल्फ वॉर रोक सके। तो उनका जो पूरा प्रोग्राम है वो भी, क्योंकि ये बेसिकली ट्रम्प एंड दीज फैमिलीज आर रियल एस्टेट प्लेयर्स, उनको पॉलिटिक्स से कोई ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, वो अब इनके स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है हमको। तो थिंग्स हैव नाउ चेंज, यू आर फाइटिंग नाउ। अफ्रीका का रोल आप देखिए पूरा चेंज हो रहा है। यूरोपियन यूनियन में से ज्यादातर कंट्रीज, फ्रांस गया है केनिया में, जो हमने डिस्कस करा कि 11 मई को उसकी एग्रीमेंट होनी, उसके पहले उसने 800 ट्रिप भेज दिए। अब वो जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड अफ्रीका में कंट्रीज है उसको वापस ये पटाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को बैठने दो। लेकिन वो टाइम चला गया कि जब तुम कॉलोनियां बनाते थे। तो नियो कॉलोनिज्म की जो इनका भी ये थियरी आ रहा है वो कितना कारगर होगा। और मुस्लिम कंट्रीज व्हेन दे कम टुगेदर, तो अफ्रीका में जो उनकी मेजोरिटी है उसकी वजह से इनको वहां बैठना तो दिक्कत होगा, क्योंकि अगेन, लेकिन वो एरिया को डिस्टर्ब करने का इन्होंने प्लानिंग फिर कर लिया। जहां से बेइज्जत करके नामीबिया से जर्मनी को निकाला गया था, जर्मनी उसी से ज्यादा निगोशिएट करने को तैयार है, क्योंकि द बेस्ट डायमंड्स इन द वर्ल्ड आर विद नामीबिया। और उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बहुत बढ़िया है कि अगर साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में जाता है तो नामीबिया का एक ऑल्टरनेट हमारे उसके पास रहेगा। तो ये अपनी बदमाशियां नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी ये अपनी डिप्लोमेसी से कैसे डिस्टर्ब करना एरियाज को, उसकी फॉर्मूला शुरू है। लेकिन नाउ कमिंग इनटू अवेयरनेस कि आपका डॉलर डोमिनेशन खत्म हो रहा है, आपके स्विफ्ट के डिपेंडेंस खत्म हो रहा है, लोग अपनी अपनी करेंसी में डील कर रहे हैं। और अफ्रीका ने जैसे अभी एफटीए कर दिया है, तो होल अफ्रीका हैज गॉट अ जीरो ड्यूटी मूवमेंट। तो इसमें डिफरेंस क्या हो गया कि एनी कंट्री यू गो यू कैन ट्रेड इन होल ऑफ द अफ्रीका। 140 करोड़ लोग हैं, जितना इंपॉर्टेंस डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है उतना अफ्रीका के पास भी है। तो नाउ चेंजेस आर एविडेंट, दिख रहा है। लेकिन इसमें कोई अगर फांसी डालने में सक्सेसफुल नहीं रहा, देन द थिंग्स आर वेरी क्लियर कि अमेरिका और यूक्रेन एंड इजराइल विल बी आइसोलेटेड वेरी फास्ट। जी।